हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एओसी मटेरियल असिस्टेंट की रीजनिंग का जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस होगा और किस टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है इस बारे में। क्योंकि अगर आप उन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा आने हैं तो कहीं ना कहीं आप 50 में से अधिकतम नंबर ला सकते हैं। समय कम है एग्ज़ाम में, जैसा कि आप सभी को पता है एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो क्यों ना अब उन्हीं टॉपिकों पर ज़्यादा मेहनत की जाए जो एग्ज़ाम में आना है। तो चलिए देखते हैं एक बार कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा अंकों में आने वाले हैं या फिर जिनके द्वारा ही आपकी रीजनिंग का स्कोर बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले टॉपिक का नाम है कूट लेखन या फिर जैसे हिंदी में ही कूटवाचन भी बोलते हैं या फिर अंग्रेजी में बोलें तो कोडिंग डिकोडिंग। ये रीजनिंग का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यहाँ से डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रश्न आ जाते हैं और यहाँ से अगर नहीं आते हैं तो कभी कभी होता क्या है, यहाँ पर आपने देखा है एओसी में काफ़ी यानी 50 नंबर की रीजनिंग आनी है तो प्रश्नों का टाइप बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे क्योंकि लेवल भी आपका क्या है, ग्रेजुएशन लेवल है। तो कोडिंग डिकोडिंग भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो इसका वेटेज रखा है वो रखा है 4% तक का। हो सकता है यहाँ पर 5 आ जाए, किसी में जिसमें मैंने वेटेज रखा है 2 उसमें 1 आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको मान के चलना है कितने अंक आ सकते हैं, 4। ऐसे यहाँ पर दिशा परीक्षण है यानी डायरेक्शन टेस्ट है, इसमें आपके 2 अंक आ सकते हैं। इसी तरह से आपका श्रृंखला है यानी सीरीज़। अब सीरीज़ का ही दूसरा चैप्टर आपको पता है रिक्त पदों का भरना, वो सीरीज़ का ही पार्ट होता है पूरी तरह से। कभी कभी एक सीरीज़ में ही कोई फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है, अगला पद रिक्त होता है या फिर कौन सा पद गलत है उसे भी छांटने को पूछ लेता है, या फिर आपको कोई भी आकृति बना देगा, जैसे एक सर्कल बना देगा। जैसे मान लीजिए आकृति बना दी, इसमें लिख दिया 9 लिख दिया, 16 लिख दिया, 25 लिख दिया, तो आगे वाले में क्या होगा इस तरह से। हालांकि इजी कॉन्सेप्ट बताया लेकिन आगे कैसे भी पूछ सकता है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएंगे। तो ये कितने आ सकते हैं, मिलाकर इन्हें 3 अंक यानी 3 प्रश्न आ सकते हैं आपके। आगे बात करें सादृश्य परीक्षा या फिर सादृश्य परीक्षण, इसे बोलते हैं एनालॉगी टेस्ट। पिछली बार के अगर आप पेपर देखेंगे तो पिछली बार के पेपरों में जो सबसे ज़्यादा कोई भी अगर चैप्टर आया है तो वह है आपका एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट से एक एक पेपर में यानी आपके परीक्षा में 5-5 अंक तक का आया हुआ है। लेकिन इस बार जो मैंने इसे रखा है, क्योंकि पहले सिलेबस कुछ और था, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसके लिए मैंने इसमें दिया है स्थान कितने का, तो आप देखेंगे 2 अंक का, 2 से 3 भी हो सकता है। आगे है आपका रैंकिंग यानी व्यवस्था क्रम। रैंकिंग में 3 अंकों का आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर 3 हो जाए तो यहाँ 2 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करें वर्णमाला परीक्षण, तो वर्णमाला परीक्षण कहीं ना कहीं या तो ऐसे बोलते हैं कि वर्णमाला परीक्षण का ही दूसरा भाग कोडिंग डिकोडिंग है, या फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है तो वर्णमाला परीक्षण आता ही होगा। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है अलग से। आगे बात करें रक्त संबंध की यानी ब्लड रिलेशन, तो यहाँ से क्लियर है कि आपको 2 प्रश्न मिलना ही है, इससे अधिकतम तो हो सकता है इसे ग्रेजुएशन लेवल है इसलिए पजल टाइप बना दो। पजल टाइप बनाने के बाद आपसे केवल ब्लड रिलेशन के 5 अंकों का भी पूछ सकता है, लेकिन आपको मान के चलना है 2। आगे बात करते हैं तो आगे आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट यानी पदानुक्रम सीटिंग अरेंजमेंट से हो सकता है। यहाँ पर भी अगर पजल फॉर्मेट में देगा, जैसे पजल भी इसी का पार्ट है, तो पजल दिया तो 3 भी अंक का पूछ सकता है, 5 का भी। लेकिन अगर ऐसे ही आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का सिंपल प्रश्न तो आपके 2 अंक तक पूछ सकता है। आगे है असमानता की जांच, यानी जो कि आप सभी को पता है बैंकिंग का टॉपिक है। असमानता की जांच, इनइक्वालिटी, ये ज़्यादातर अभी तक ज़्यादातर देखा जाता था वो बैंक में ही आता था, लेकिन आए दिनों क्या होता है अब ये ग्रुप डी में भी पूछा जाने लगा है। हर परीक्षा में असमानता की जांच आने लगी है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इनइक्वालिटी जब भी आते हैं 2 प्रश्नों से कम नहीं आते हैं। आगे बात करें कैलेंडर, एक नॉर्मल चैप्टर हो चुके हैं, हालांकि कैलेंडर से तो आ भी जाता है, कितने अंक का आ सकता है, 2 का। कभी कभी एक ही प्रश्न देखने को मिल सकता है यहाँ पर। घड़ी की बात करें तो घड़ी मुश्किल से ही आएगा, लेकिन मैंने इसे स्थान दिया है तो कितना आ सकता है, 1 प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ये था हमारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं
किसका, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट। नॉन वर्बल में देखेंगे तो नॉन वर्बल में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर रहेगा वह है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें अगर 20 से 25 रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएं और उसमें वेन डायग्राम नहीं आए, लेकिन यहाँ पर तो 50 प्रश्न हैं। वेटेज मैंने दिया है 1 का, हालांकि यहाँ पर हो सकते हैं 2 भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने पासे को 2 प्रश्नों का वेटेज दिया है, जबकि पासा 1 का ही आएगा हो सकता है। तो 1 इधर भी जा सकता है या फिर ऐसा ही हो सकता है। आगे बात करें, मैंने इमेज की बात करी है तो मिरर और किसकी है, वाटर इमेज, दोनों आ सकती हैं। यहाँ से दोनों 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक हो सकता है कोडिंग वाले, यानी कोई लेटर दिया हो उसकी इमेज पूछ सकता है, और या फिर कोई भी आपका देखिए यहाँ पर अगर मिरर इमेज आती है तो आप कहीं ना कटिंग और फोल्डिंग भी कर पाते होंगे। तो इससे रिलेटेड कितने प्रश्न आ सकते हैं, 2 प्रश्न आ सकते हैं। आगे बात करें श्रृंखला, तो श्रृंखला आप देखेंगे इससे पहले मैंने वर्बल रीजनिंग में भी आपको श्रृंखला बताई थी, सीरीज बताई थी, और यहाँ पर भी आपकी सीरीज आएगी। ये क्या होगी, चित्र दिए होंगे, 3 चित्र लगे होंगे, अगला पूछ लेगा बताओ इससे रिलेटेड कौन सा चित्र आएगा। तो यहाँ पर सीरीज में भी श्रृंखला आ जाती है, नॉन वर्बल में भी श्रृंखला आ जाती है, 1 नंबर का आ सकता है। बात करें कटिंग तथा फोल्डिंग, कटिंग तथा फोल्डिंग यहाँ से आपका आ जाएगा 2 अंकों का। ऐसे ही बात करें निहित आकृतियाँ छांटना, यानी आपको एक आकृति दी होगी और उसमें पूछ लेगा बताओ इसमें कौन सी आकृति निहित है। तो निहित आकृति छांटना पूछ ले तब भी आप यहाँ से कितना, या फिर कोई आकृति बनी होगी वो पूछ लेगा बताओ निम्न में से किसमें छिपी है, या कोई निहित आकृति को ढूंढना, इससे भी कितने प्रश्न आ जाएंगे, 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप टोटल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 5, 7, 9, 10 और 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 34, यानी ये पार्ट हो गया आपका 34 अंकों का। और आप परीक्षा में भी देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल से आपको 34 से 35 या फिर हद से हद आपको 36 अंकों तक देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो रीजनिंग का तीसरा पार्ट है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे बोलते हैं तार्किक रीजनिंग। तार्किक रीजनिंग से आपके जो प्रश्न रहेंगे वो इस तरह से रह सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में कितने अंक आ सकते हैं, तो आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं। और इसी तरह से बात करें कथन पूर्व धारणा, तो 2 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ से 3 अंक आ जाए, यहाँ से 1 आ जाए, तब भी आपका दोनों मिलाकर कितने हो सकते हैं, 4। ऐसी बात करें कथन और तर्क, तो कथन और तर्क 1 अंक का हो सकता है, तो यहाँ से आपके लिए मिल सकते हैं 5 अंक। ये 5 अंक हो सकता है बढ़ के 7 भी हो जाएं, तो 5 या 7 तक आपका आ जाएगा ये तार्किक रीजनिंग। आगे बात करते हैं तो उधर हमारा जो जोड़ हुआ था वो 36 हुआ था, 36 और 5 आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब 41 के बाद में जो 9 या 10 प्रश्न बचते हैं वो कहाँ से आएंगे, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कहाँ से आएंगे। मैंने लिखा है FAQS, तो यहाँ पर कितने अंक डाल दिए, हालांकि वो 41 हो जाते हैं, तो इन्हें आप 9 कर लें, अगर वो 40 होते हैं तो 10 हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें कुछ ऐसे चैप्टर बच गए हैं जितना भी हमने सिलेबस पढ़ा था जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे एक एज चैप्टर है, इसका मैथ में भी प्रश्न मिल जाएगा आपको और रीजनिंग में भी प्रश्न मिल जाता है, तो एज का प्रश्न आपका आ सकता है रीजनिंग में। गणितीय संक्रियाएं आ जाती हैं, गणितीय संक्रियाएं 2-3 तरह से बनती हैं जहाँ से आपको प्रश्न मिल सकता है। गणितीय संक्रियाएं मैं बता दूं तो आपको 3 से 4 नंबर ये टॉपिक लाएगा, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं वहाँ से 3 या 4 प्रश्न आ जाएंगे, कुछ चिन्ह दिए होंगे बदल बदल के, या फिर कुछ चारों ऑप्शन दिए होंगे और आपसे कह देगा कौन से को यहाँ पर मतलब चिन्ह दिए होंगे सेटिस्फाई करता है, दोनों तरफ समीकरण बराबर करनी होती है उसमें। इस तरह से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। और सिंपल यहाँ पर बोर्ड मास भी आ सकता है आपका रीजनिंग में।
और भी कुछ चैप्टर हैं जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है तो वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर मशीन इनपुट आउटपुट आया तो वो भी 2-3 नंबर में आ ही जाएगा। तो इस तरह से आपके ये भी 10 नंबर हो जाएंगे। तो ऊपर 40 या 41 वो थे, 9 या 10 ऐसे मान लेंगे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं रहने वाला है आपका एओसी मटेरियल असिस्टेंट का रीजनिंग सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा पूरी तरह से सिलेबस क्या रहेगा। तो इसी तरह से आप अपने सिलेबस को महत्व देते रहिए और सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए, और गारंटी है कि कहीं ना कहीं आपका ये पेपर पास हो जाएगा, आप जल्द ही इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी किसका हम टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बताएं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।